Hello everyone, welcome to Engineer Rocky. In this session, we are going to cover SSC JEE 2025 paper analysis. You can download the PDF of this session for free from our Engineer Rocky Telegram channel. So without wasting any time, let's start the topic. तो शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन के सबसे बेसिक बाइंडिंग मटेरियल से, यानी सीमेंट। एग्जाम में ना अक्सर इसके टेस्टिंग मेथड्स पर सवाल बनता है। सवाल कुछ इस तरह था: The setting time of cement is tested using Option A, Le Chatelier apparatus. Option B, Wicket apparatus. Option C, slump cone. Option D, rebound hammer. थोड़ा सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। ये काफी बेसिक लेकिन ट्रिकी सवाल है। सबको अपना आंसर गैस करना चाहिए। तो चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विकेट apparatus। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से समझते हैं। विकेट अपैरेटस का स्टैंडर्ड रूप से उपयोग ना सीमेंट के इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अच्छा, और इसके अलावा ये सीमेंट पेस्ट की कंसिस्टेंसी मतलब उसकी गाढ़ेपन को भी मापता है। अब ये उपकरण काम कैसे करता है? इसमें एक स्टैंडर्डाइज नीडल होती है। हाँ, जिसे सीमेंट पेस्ट के अंदर पेनिट्रेट होने दिया जाता है। सही। मूल रूप से हम ये चेक करते हैं कि सीमेंट का पेस्ट उस सुई के प्रवेश के प्रति कितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है। जैसे जैसे सीमेंट सेट होना शुरू होता है उसमें हाइड्रेशन होती है और उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। हम्म, तो इनिशियल सेटिंग टाइम वो पॉइंट है जब सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी खोना शुरू करता है। बिल्कुल। और फाइनल सेटिंग टाइम वो है जब ये एक ठोस आकार ले लेता है और सुई उस पर कोई निशान नहीं बना पाती। अगर मैं इसे एक कंस्ट्रक्शन साइट के नजरिए से देखूं तो ये सिर्फ एक लैब टेस्ट नहीं है। मान लीजिए एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक प्लांट से निकला है और उसे साइट तक पहुंचने में ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा लग गया। हाँ, बहुत कॉमन सिचुएशन है। तो अगर उस सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम केवल 30 मिनट है तो वो कंक्रीट रास्ते में ही सेट होना शुरू हो जाएगा और साइट पर इस्तेमाल के लायक ही नहीं रहेगा। क्या मैं सही लॉजिक लगा रही हूँ? एकदम सही लॉजिक है। यही कारण है कि ये टेस्ट इतना क्रिटिकल है। इंजीनियर को ये पता होना ही चाहिए कि पानी मिलाने से लेकर फॉर्मवर्क में प्लेस करने तक का कितना वर्किंग विंडो अवेलेबल है। और फाइनल सेटिंग टाइम ये तय करता है कि फॉर्म वर्क को कब हटा सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब सीमेंट के बाद बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की, यानी ईंटों की। चिनाई या मेसनरी वर्क में ईंट के स्ट्रक्चर को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया था। इन ब्रिक मेसनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज जनरली केप्ट। ऑप्शन ए, ऑन द टॉप फेस। ऑप्शन बी, ऑन द बॉटम फेस। ऑप्शन सी, ऑन द साइड फेस। ऑप्शन डी, ऑन द इनर फेस। अब ध्यान से सुनिए और अपना आंसर सोचिए। ईट को विजुअलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर। तो चलिए अब इस सवाल का सही आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑन द टॉप फेस। अक्सर जब किसी ईंट को देखते हैं ना तो उसके ऊपर एक गड्ढा या इंडेंटेशन नजर आता है जिसे हम तकनीकी भाषा में फ्रॉग कहते हैं। हाँ, मुझे भी पहले लगता था कि ये बस कंपनी का नाम छापने के लिए होता है। बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल काम है। जब राजमिस्त्री दीवार बनाता है तो वो इस फ्रॉग को हमेशा ऊपर की तरफ रखता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये गड्ढा मोर्टार के लिए एक की यानी कुंजी का काम करता है। जब हम इस गड्ढे में मोर्टार भरते हैं और उसके ठीक ऊपर अगली ईंट रखते हैं तो वो मोर्टार दोनों ईंटों के बीच लॉक हो जाता है। समझ गई। तो ये ईंटों की परतों के बीच एक मजबूत स्ट्रक्चरल बॉन्ड बनाता है। एग्जैक्टली जो दीवार को खिसकने से रोकता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर कोई अनुभवहीन मिस्त्री जानबूझकर या गलती से ईंट को उल्टा रख दे, मतलब फ्रॉग को बॉटम फेस पर कर दे, तो क्या फर्क पड़ेगा? बाहर से देखने पर तो दीवार की फिनिशिंग बिल्कुल वैसी लगेगी ना? बाहर से दीवार भले ही एक जैसी लगे लेकिन अंदर से वो बहुत कमजोर हो जाएगी। मैं बताता हूं क्यों। अगर आप फ्रॉग को नीचे की तरफ रखेंगे तो जब आप ईंट को मसाले के ऊपर दबाएंगे तो उस उल्टे गड्ढे में मोर्टार पूरी तरह से भर ही नहीं पाएगा। ओहो, मतलब वहां हवा के बुलबुले या एयर पॉकेट्स रह जाएंगे। बिल्कुल, खाली जगह रह जाएगी। इससे दो बड़े नुकसान होंगे। पहला, वो की जॉइंट नहीं बनेगा जिससे शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और दूसरा? दूसरा ये कि ऊपर से आने वाला स्ट्रक्चर लोड ईंट के पूरे सरफेस एरिया पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लोड सिर्फ ईंट के किनारों पर आएगा जिससे ईंट बीच से टूट सकती है। बाप रे, यानी वो छोटा सा गड्ढा पूरी इमारत की मजबूती तय कर रहा है। चलिए ईंटों से आगे बढ़कर अब हम नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल्स की दुनिया में चलते हैं।
पत्थरों की टेस्टिंग हमेशा से एग्जाम्स में कंफ्यूजन पैदा करती है। सवाल देखिए, Which test is used to determine the hardness of stones? Option A, attrition test. Option B, crushing test. Option C, Smith's test. Option D, Brinell hardness test. एग्जाम में ये ट्रिकी होता है, सही विकल्प चुने। ये ऑप्शन सच में बहुत सिमिलर लगते हैं। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन ए, अट्रिशन टेस्ट। यह एक ऐसा एरिया है जहां अक्सर भारी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। एट्रिशन टेस्ट का उपयोग मुख्य रूप से पत्थरों के घिसने की दर यानी रेट ऑफ वियर को निकालने के लिए किया जाता है। मतलब ये टेस्ट हमें बताता है कि कोई पत्थर एब्रेसिव फोर्सेस के प्रति कितना रेजिस्टेंस दिखाता है। एकदम सही। इसे एक रियल वर्ल्ड परिदृश्य से जोड़कर देखते हैं। जब हम हाईवे या सड़क निर्माण में पत्थरों या एग्रीगेट्स का उपयोग करते हैं तो उन पर गाड़ियों के भारी टायर लगातार रगड़ खाते हैं। हाँ, फ्रिक्शन होता है। तो हमें वहां ऐसे पत्थर चाहिए जो इस घर्षण को सह सकें और टूटकर पाउडर न बन जाएं। इसी घिसाव को मापने के लिए एट्रिशन टेस्ट किया जाता है। यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है, ऑप्शंस में ऑप्शन बी में क्रशिंग टेस्ट भी दिया गया था। क्या क्रशिंग स्ट्रेंथ और हार्डनेस एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है? मेरा मतलब है, अगर पत्थर कठोर है तो वो ज्यादा लोड भी तो सहेगा। ये एक बहुत ही वैलिड डाउट है और एग्जामिनर इसी सोच का फायदा उठाते हैं। असल में ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, कैसे? क्रशिंग टेस्ट ये मापता है कि कोई पत्थर टूटने से पहले कितना अधिकतम वर्टिकल भार यानी कंप्रेसिव लोड सह सकता है। ये उसकी स्ट्रेंथ है। और हार्डनेस? इसके विपरीत हार्डनेस जो एट्रिशन टेस्ट से पता चलती है वो सतह के खरोंच या घिसाव का रेजिस्टेंस है। एक पत्थर ऐसा हो सकता है जो भारी वजन सहले, मतलब हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ हो, लेकिन अगर आप उस पर कोई नुकीली चीज रगड़ें तो वो आसानी से घिस जाए। ओ, समझ गई, मतलब लो हार्डनेस। इसलिए सड़क के सरफेस के लिए हार्डनेस ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी हो जाती है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये दोनों पूरी तरह से अलग पैरामीटर्स हैं। चलिए, पत्थरों से वापस ईंटों की दुनिया में लौटते हैं, लेकिन इस बार बात होगी डायमेंशंस की। What is the standard size in centimeter of modular bricks recommended by BIS, including mortar thickness? Option A, 20 by 10 by 10. Option B, 19 by 9 by 9. Option C, 19 by 9 by 4. Option D, 20 by 10 by 5. इस पॉइंट को इग्नोर मत करना, ध्यान से सोचिए। डायमेंशंस में अक्सर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए अब इसका सही आंसर चेक करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 20 by 10 by 10। इस सवाल में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लॉज छिपा हुआ था, इंक्लूडिंग मोटर थिकनेस। हाँ, जो लोग मिस कर देते हैं। बिल्कुल। बीआईएस के अनुसार एक मॉड्यूलर ईंट का बिना मोर्टार के एक्चुअल स्टैंडर्ड साइज 19 by 9 by 9 सेंटीमीटर होता है। एग्जाम में जल्दबाजी में लोग अक्सर ऑप्शन बी टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब हम मैसनरी वर्क का एस्टिमेशन करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हर ईंट के चारों तरफ मोर्टार भी आएगा। इसलिए जब हम 1 सेंटीमीटर की स्टैंडर्ड मोर्टार थिकनेस को शामिल करते हैं तो ईंट का आकार 20 by 10 by 10 सेंटीमीटर हो जाता है। इसे हम नॉमिनल साइज कहते हैं ना? एग्जैक्टली, नॉमिनल साइज। इसका एक बहुत बड़ा फायदा एस्टिमेशन में भी होता है। मैं सोच रही थी, अगर दीवार की लंबाई 1 मीटर है तो नॉमिनल साइज 20 सेंटीमीटर होने की वजह से हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक लाइन में ठीक 5 ईंटें लगेंगी। बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्शन मैथमेटिक्स को बहुत आसान बना देता है। डायमेंशन के बाद अब जरा मटेरियल की उत्पत्ति यानी जियोलॉजी की बात करते हैं। ये सवाल देखिए, is formed by metamorphic action on limestone. Option A, marble. Option B, quartzite. Option C, slate. Option D, schist. जियोलॉजी का बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल, आप खुद ट्राई कीजिए। ये रॉक्स के टाइप पर बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मार्बल। जियोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही लंबी और रोचक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर मूल रूप से एक सेडिमेंट्री रॉक है जो समुद्र के तल में छोटे छोटे जीवों के खोल और खनिजों के जमा होने से बनती है। हाँ, तलछटी चट्टान। लेकिन जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं और ये चूना पत्थर पृथ्वी की गहराई में चला जाता है तो ये लाखों सालों तक अत्यधिक गर्मी और भारी दबाव झेलता है। इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फिक एक्शन कहते हैं। कायांतरण। सही। इस भीषण दबाव और तापमान के कारण
लाइमस्टोन में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट पिघलकर फिर से रिक्रिस्टलाइज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल जाता है और एक बहुत ही सघन मजबूत चट्टान बन जाता है। जिसे हम मार्बल कहते हैं। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि जो संगमरमर हम अपने घरों में लगाते हैं वो असल में लाखों साल पुराना प्रेशर कुक्ड चूना पत्थर है। हाँ, बिल्कुल प्रेशर कुकर वाला ही कॉन्सेप्ट है। पत्थरों की बात हो गई, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक मटेरियल की बात करते हैं, टिम्बर यानी लकड़ी। असर्शन एंड रीजन वाले सवाल अक्सर टाइम लेते हैं। डायरेक्शंस। In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Assertion A: timber should be seasoned before use in construction. Reason R: seasoning improves strength, durability, and reduces weight. Option A: both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B: both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C: A is true, but R is false. Option D: A is false, but R is true. असर्शन रीजन वाले सवालों में अक्सर गलती होती है, थोड़ा सोचिए। ये असर्शन रीजन वाले सवाल हमेशा एनालिटिकल थिंकिंग मांगते हैं। अब हम इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कंस्ट्रक्शन में टिम्बर का उपयोग करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। जब हम जंगल से किसी पेड़ को काटते हैं ना, तो उस ताजी कटी हुई लकड़ी में बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक नमी या सैप होता है, जिसे ग्रीन टिम्बर कहते हैं। हाँ, इस नमी की वजह से लकड़ी भारी होती है और इसमें फंगस लगने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हम इसे सीधे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर सीजनिंग क्या करती है? सीजनिंग उस लकड़ी को सुखाने की एक वैज्ञानिक और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। जब हम इस अतिरिक्त नमी को हटा देते हैं तो कई फायदे होते हैं। पानी निकल जाने से लकड़ी का वजन कम हो जाता है, उसकी लोड सहने की स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। और वो सड़न और कीड़ों के हमलों से भी बच जाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो डायमेंशनल रूप से स्टेबल हो जाती है। अगर इसे विजुअलाइज करना हो तो इसे एक स्पंज की तरह देखा जा सकता है। अगर एक स्पंज पानी से पूरी तरह भरा हुआ है तो वो भारी और कमजोर होता है। सही एग्जाम्पल है। लेकिन जब आप उसे निचोड़कर सारा पानी निकाल देते हैं तो वो हल्का हो जाता है और अपने स्ट्रक्चर में वापस मजबूत हो जाता है। अक्सर मॉनसून के मौसम में हमारे घरों के लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं और बंद नहीं होते। वो खराब सीजनिंग का ही नतीजा होता है ना? बिल्कुल। अगर लकड़ी में पहले से नमी मौजूद है तो वो वातावरण के हिसाब से सिकुड़ेगी या फैलेगी। बिना ठीक से सीजन की हुई लकड़ी का इस्तेमाल करना मतलब भविष्य में अपने स्ट्रक्चर में क्रैक्स और दीमक को खुला न्योता देना है। मटेरियल तैयार हो गया है, तो चलिए अब दीवार बनाने की तकनीक देखते हैं। मेसनरी बॉन्ड्स पर हमेशा सवाल आते हैं। In a structural wall requiring maximum lateral stability and uniform distribution of vertical loads, which bond is structurally most effective? Option A, Flemish bond. Option B, header bond. Option C, rat trap bond. Option D, English bond. Structural stability के लिए best bond कौन सा है? ट्राई कीजिए। ये साइट पर काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंग्लिश बॉन्ड। ईंटों की चिनाई में कई तरह के पैटर्न या बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश बॉन्ड को सबसे मजबूत माना जाता है। ऐसा क्यों? अगर आप इस बॉन्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हेडर और स्ट्रेचर के ऑल्टरनेटिंग कंप्लीट कोर्सेज होते हैं। मतलब एक पूरी लाइन स्ट्रेचर की और दूसरी हेडर की। एग्जैक्टली। एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन में ईंटें लंबाई में रखी जाती हैं और उसके ठीक ऊपर वाली लाइन में ईंटें चौड़ाई में रखी जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कंटिन्यूअस वर्टिकल जॉइंट से पूरी तरह बचता है। अच्छा, एक लाइन का जॉइंट दूसरी लाइन की ठोस ईंट के बीच में आता है। हाँ, और इसी वजह से ये सबसे मजबूत इंटरनल स्ट्रक्चर और सबसे समान लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रदान करता है। अगर मैं यहाँ एक पल के लिए सोचूं कि दीवार में लगातार वर्टिकल जॉइंट्स आ ही गए तो असल में उससे क्या दिक्कत होगी? दीवार तो मोर्टार से चिपकी हुई है ना? ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मोर्टार ईंटों को जोड़ता जरूर है, लेकिन ईंट की अपनी मजबूती मोर्टार से कहीं ज्यादा होती है। इमेजिन कीजिए एक जैकेट की जिप। जैकेट की जिप? हाँ, जिप ऊपर से नीचे तक एक सीधी लाइन में होती है, इसलिए उसे एक झटके में खोलना आसान होता है। अगर दीवार में लगातार वर्टिकल जॉइंट्स आ गए तो वे एक फॉल्ट लाइन की तरह काम करते हैं। ओहो, मतलब एक कमजोर लाइन बन जाती है। बिल्कुल। अगर दीवार पर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा लोड आया, मिट्टी खिसकी या हल्का सा भूकंप आया, तो दीवार उसी सीधी लाइन से दो हिस्सों में फट जाएगी।
वर्टिकल जॉइंट्स दीवार में दरारों के लिए एक सीधा रास्ता बना देते हैं। जिप वाली एनालॉजी से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम छप गया। हमने लकड़ी सुखा ली, लेकिन एग्जामिनर्स को लकड़ी की अंदरूनी बायोलॉजी से भी बहुत प्यार है। ये मैच द कॉलम वाला सवाल देखिए। मैच द कॉलम। कॉलम ए, कंपोनेंट्स ऑफ टिम्बर। ए, जाइलम। बी, फ्लोएम। सी, कैम्बियम। डी, हार्टवुड। कॉलम बी, डिस्क्रिप्शन। 1. The central non-living part of the tree that provides strength. 2. The tissue responsible for transporting water from the roots to the leaves. 3. The living part of the tree that carries nutrients from the leaves to other parts. 4. The growing layer between the bark and the wood that is responsible for growth. Option A, A2, B3, C4, D1. Option B, A1, B2, C3, D4. Option C, A3, B4, C1, D2. Option D, A2, B1, C4, D3. ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अपना टाइम लीजिए। ये बॉटनी और इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा मिक्स है। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ सही मैच है ऑप्शन ए, A2, B3, C4, D1 होती है। तो उसके ठीक अंदर फ्लोएम होता है। ये वो जीवित परत है जो पत्तियों में बने भोजन या न्यूट्रिएंट्स को पेड़ के बाकी हिस्सों और जड़ों तक ले जाती है। तो फ्लोएम खाना पहुंचाता है। हाँ, फिर फ्लोएम के अंदर कैम्बियम लेयर होती है। ये एक बहुत ही पतली सेल्यूलर परत है जहाँ पेड़ की एक्टिव ग्रोथ होती है। यही पेड़ की मोटाई बढ़ाती है। अच्छा, और जाइलम? उसके बाद जाइलम आता है। ये वो हिस्सा है जो जड़ों से पानी को खींचकर ऊपर पत्तियों की ओर ले जाता है। और अंत में बिल्कुल बीच में हार्टवुड होता है। जो सेंट्रल कोर होता है। एग्जैक्टली ये पेड़ का सबसे पुराना डेड सेंट्रल कोर है। भले ये मृत है, लेकिन ये रेजिन और टैनिन से भरा होता है। यही वो हिस्सा है जो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले टिम्बर को सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और ताकत देता है। और यही कारण है कि जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी चुनते हैं तो हार्टवुड सबसे महंगा और टिकाऊ होता है, क्योंकि उसमें पोषक तत्व नहीं होते, इसलिए दीमक या कीड़े उस पर जल्दी हमला नहीं करते। एकदम सही एनालिसिस है। चलिए अब चलते हैं मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े हीरो की तरफ, कंक्रीट। सवाल था, which of the following statements about concrete is correct? Option A, concrete can resist both compression and tension without reinforcement. Option B, the presence of air in concrete improves its strength and makes it more durable. Option C, concrete is a poor conductor of heat, which makes it ideal for thermal insulation. And option D, concrete is best suited for compressive applications but requires reinforcement for tensile stress. concrete का basic nature क्या है? सोचिए। ये तो हर सिविल इंजीनियर पर सोते हुए भी याद होना चाहिए। तो चलिए अब इस सवाल का सही आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। Concrete is best suited for compressive applications but requires reinforcement for tensile stress. कंक्रीट की इस बुनियादी प्रकृति को समझना हर इंजीनियर के लिए आवश्यक है। कंक्रीट एक कृत्रिम पत्थर की तरह है। ये स्वभाव से कंप्रेसिव लोड्स यानी धक्का देने वाले बलों को ले जाने में एक्सेलेंट है। मतलब पिलर पे वजन डाल दो, वो सहलेगा? बिल्कुल। एक कंक्रीट के पिलर पर आप कई टन वजन रख दें, वो उसे आसानी से सह लेगा। हालांकि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये बहुत ब्रिटल होता है, भंगुर होता है। हाँ। और टेंशन यानी खींचने वाले बलों में बेहद कमजोर होता है। जब कंक्रीट को खींचा जाता है तो उसमें तुरंत दरारें आ जाती हैं। इसी कमजोरी की भरपाई करने के लिए हम कंक्रीट के अंदर स्टील रीबार्स या सरिया डालते हैं, क्योंकि स्टील टेंशन में बहुत मजबूत होता है। सही कहा। जब ये दोनों मिलते हैं तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी का निर्माण होता है, जो हर तरह के लोड को संभाल सकता है। अगर इसे एक आम उदाहरण से समझें तो मान लीजिए एक छत की बीम है जिसके बीच में बहुत भारी वजन रखा है। बेंडिंग मोमेंट का केस। हाँ, उस भारी वजन के कारण वो बीम बीच से नीचे की तरफ यू शेप में झुकने की कोशिश करेगी। बिल्कुल। जब वो नीचे की तरफ झुकेगी तो बीम का ऊपर वाला हिस्सा दबने की कोशिश करेगा। यहाँ कंप्रेशन है जिसे कंक्रीट संभाल लेगा। बिल्कुल। लेकिन बीम का एकदम निचला हिस्सा खिंचने की कोशिश करेगा, वहाँ टेंशन पैदा होगा। बिल्कुल। अगर वहाँ नीचे सिर्फ कंक्रीट हुआ तो तुरंत बीच से फट जाएगा। जी। इसीलिए कंस्ट्रक्शन में स्टील की रॉड्स हमेशा बीम के निचले हिस्से में ज्यादा डाली जाती हैं ताकि वे उस खिंचाव को रोक सकें। बिल्कुल सटीक विजुअलाइजेशन है। कंक्रीट और स्टील एक दूसरे की कमजोरियों को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। बहुत बड़े मिथक को चुनौती देता है। डायरेक्शंस। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन A is followed by a statement of reason R.
Assertion A. The compressive strength of concrete is significantly influenced by the water-cement ratio. Reason R. A higher water-cement ratio leads to more hydration, resulting in increased compressive strength of concrete. Option A. Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion. Option B. Both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. Option C. The assertion is true, but the reason is false. Option D. The assertion is false, but the reason is true. ये सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मिथक है। देखते हैं आप सही पकड़ पाते हैं या नहीं। हाँ, लेबर्स भी साइट पे यही गलती करते हैं। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। The assertion is true, but the reason is false. कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि कंक्रीट में जितना ज़्यादा पानी डालेंगे वो उतना ही अच्छे से मिक्स होगा और उतनी ही ज़्यादा ताकत देगा। जो कि बिल्कुल गलत है। एकदम गलत। साइंस इसके बिल्कुल उलट काम करता है। इसे एब्राम्स लॉ से समझा जाता है। डफ एब्राम्स ने यह सिद्ध किया था कि कंक्रीट की ताकत उसके वाटर सीमेंट रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब उल्टा रिलेशन है। हाँ, ये सच है कि सीमेंट को सेट होने के लिए हाइड्रेशन की रासायनिक प्रक्रिया करनी होती है, जिसके लिए पानी जरूरी है। लेकिन इस रिएक्शन के लिए सीमेंट के वजन का सिर्फ 23 से 25% पानी ही चाहिए होता है। तो फिर लोग ज्यादा पानी क्यों डालते हैं? साइट पर हम वर्केबिलिटी यानी कंक्रीट को आसानी से फैलाने के लिए थोड़ा अतिरिक्त पानी डालते हैं, लेकिन जब आप जरूरत से ज्यादा पानी डाल देते हैं तो वो अतिरिक्त पानी कंक्रीट के सेट होने के बाद धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। और आनी उड़ने के बाद वहां खाली जगह बच जाती है। बिल्कुल, और वही सबसे बड़ी दिक्कत है। जब पानी उड़ जाता है तो वो कंक्रीट के अंदर अपनी जगह सूक्ष्म क्षेत्र या माइक्रोस्कोपिक वॉइड्स छोड़ देता है। ये छोटे छोटे खाली गड्ढे पूरे कंक्रीट मैट्रिक्स को अंदर से खोखला और कमजोर कर देते हैं। ओहो। इसलिए नियम यही है, पानी जितना ज्यादा होगा ताकत उतनी ही कम होगी। एक आम इंसान की तरह सोचें तो लगता है कि पानी बढ़ाने से मिक्सिंग आसान हो रही है, लेकिन असल में वो आपके स्ट्रक्चर की लाइफ और स्ट्रेंथ दोनों को साइलेंटली खत्म कर रहा है। तो आज के इस सेशन को समराइज करते हैं। बिल्कुल। आज हमने सिर्फ 10 सवालों के उत्तर नहीं देखे हैं, बल्कि 10 अलग-अलग इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स की गहराई में जाकर उनका ऑपरेशन किया है। हमने विकैट एपरेटस की वर्किंग से लेकर ईंट के फ्रॉग का लॉजिक, लकड़ी की सीजनिंग और कंक्रीट के वाटर सीमेंट रेशियो तक का पूरा साइंस समझा। यही समझ, यही व्हाई और हाउ एग्जाम हॉल में उन कंफ्यूजिंग विकल्पों के बीच आपको सही रास्ता दिखाएगा। और जाने से पहले इस एनालिसिस को एक कदम और आगे ले जाने के लिए मेरा एक सोचने वाला सवाल है। आज हमने देखा कि कंक्रीट कंप्रेशन में अच्छा है और स्टील टेंशन में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इन दोनों मटेरियल्स को एक साथ एक विशाल गगनचुंबी इमारत में इस्तेमाल करते हैं तो वे अलग-अलग मौसम के तापमान में एक दूसरे के थर्मल एक्सपेंशन के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं? दिलचस्प है। अगर कंक्रीट और स्टील गर्मी में अलग-अलग दर से फैलते या सर्दी में अलग-अलग से खुरते तो पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाते। ऐसा क्यों नहीं होता? इसके बारे में खुद रिसर्च करें। आपको सिविल इंजीनियरिंग का एक और चमत्कार देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार सवाल छोड़ा है आपने। इस पर जरूर सोचिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।